चुनावी जीत और हार के बाद अब मारपीट चल रही है। बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही आगजनी, लूटपाट और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं की खबरें हैं। आरोप है ऐसी घटनाओं को टीएमसी के कार्यकर्ता अंजाम दे रहे हैं। दीदी देखो, लोकतंत्र जल रहा। दीदी देखो, लोकतंत्र मर रहा। दीदी देखो, लोकतंत्र लूट रहा। लोकतंत्र की लाज रखो दीदी। चुनाव खत्म, सियासत खत्म, अब विकास की बात, वादा निभाने की बारी। ये और जगहों पर होती होंगी। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद बदला का खेला चलता है। यहां विधानसभा चुनाव पहले ही खत्म हो गए हैं, लेकिन सियासी बवाल खत्म नहीं हुआ है। पंचायत के चुनाव के बाद वही हुआ। अभी एमएलए के चुनाव के बाद दर्जनों लोगों की हत्या कर दी गई। एक बार फिर पश्चिम बंगाल सुलग रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। पहले बीजेपी दफ्तर को आग के हवाले किया गया, फिर शुभेंदु अधिकारी पर पथराव हुआ। इसके बाद से तो जैसे हिंसा की खबरें बंगाल को डराने लगी। हल्दिया से लेकर आसनसोल, कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक में तनातनी का दौर तेज होने लगे। इस बवाल के बीच मंगलवार दोपहर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल पहुंचे और हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात की। बाद में हरण अधिकारी को वहां से निकालकर घसीटते हुए, पीटते हुए इस रास्ते से उसको ले गए और रास्ते में पीटते पीटते उनकी जान चली गई। वो शहीद हो गए। इतना ही नहीं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी को हिंसा पर चेतावनी देते हुए इस लड़ाई को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ने की बात कही कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ करके ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फोन करके कानून और व्यवस्था की स्थिति पर चिंता और दुख जताया है। राज्यपाल धनखड़ ने ट्वीट कर कहा कि पीएम मोदी ने फोन किया। उन्होंने बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति पर अपनी गंभीर पीड़ा और चिंता व्यक्त की। सीएम ममता बनर्जी से मैं गंभीर चिंताओं को साझा करता हूं। राज्य में हिंसा, बर्बरता, आगजनी, लूट और हत्याएं जारी है। इस पर नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री ने बंगाल सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट तलब की है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी पश्चिम बंगाल के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। ऐसे आए हैं वीडियोस जहां ये कहा गया कि उनकी रेप भी हुए हैं। उसके चलते मैं एक टीम भेज रही हूं। हो सकेगा तो हम विक्टिम्स से भी मिलने की कोशिश करेंगे। खबर है कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ भी ज्यादती हो रही है। कईयों के साथ दुर्व्यवहार तक हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर टीएमसी और बीजेपी के बीच आरोपों का खेल चल रहा है और दीदी चुप हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या कभी नहीं बदलेगा बंगाल का रक्त चरित्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के कई राज्यों में लागू लॉकडाउन का मामूली असर कोरोना के नए मामलों पर पड़ा है। साथ ही स्वस्थ मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। अब बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लगाया है और तेलंगाना समेत कई राज्य अपने यहां कोरोना वायरस की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन पर विचार कर रहे हैं। कोरोना के नए मामलों में कमी, एक दिन में रिकॉर्ड मरीज स्वस्थ। घबराएं नहीं, सावधानी से हारेगा कोरोना। देश भर में कोरोना वायरस की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा है और उसकी एक वजह कई राज्यों में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू और कोरोना गाइडलाइंस के पालन में सख्ती है। आप टीवी स्क्रीन पर 5 राज्यों के 5 शहरों की तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में टीकाकरण और ऑक्सीजन की सप्लाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ भोपाल में जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है।
अंबाला में बेवजह घर से बाहर निकले लोगों को पुलिस ने एक्सरसाइज करवाई। वहीं गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर यूएई से भेजी गई ऑक्सीजन पहुंची। पूरे देश में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सख्ती बरती जा रही है, लेकिन यूपी के मुरादाबाद से आई 2 तस्वीरों में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती देखी गईं। देश में पहले से ही कोरोना मरीजों के लिए बेड और ऑक्सीजन का संकट है। ऐसे लोग अपनी लापरवाही से इस संकट को और बढ़ा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिख रही इन 2 तस्वीरों से आप कोरोना को लेकर लापरवाही साफ समझ सकते हैं। एक तरफ पंचायत चुनाव में जीत का जश्न है, तो दूसरी तरफ मास्क के लिए टोकने पर एक युवक पुलिस से भिड़ गया। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में पुलिसकर्मी भी एक महिला पर हाथ उठाते दिख रहे हैं। लॉकडाउन अनुपालन के दौरान एक व्यक्ति को रोका गया था। उस व्यक्ति द्वारा पुलिस का विरोध किया गया, बदतमीजी में मारपीट की गई तथा मौके से फरार हो गया। इस संबंध में थाना कटघर क्षेत्र में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मौके से लोगों द्वारा बनाए गए वीडियोस एवं सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है, जिसका गहराई से अवलोकन किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई इसमें पूर्ण करी जाएगी। बहरहाल देश भर में कोरोना की महामारी को लेकर कई दिन बाद थोड़ी राहत देने वाली खबर आई। पिछले 24 घंटे में 3.57 लाख नए मामले सामने आए। लगातार तीसरे दिन नए मामलों में कमी आई। इस दौरान रिकॉर्ड 3.20 लाख लोग स्वस्थ हुए। दुनिया में पहली बार रिकॉर्ड मरीज भारत में स्वस्थ हुए। करीब 34.50 लाख लोगों का इलाज जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 2.02 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। लेकिन कोरोना वायरस के मामलों में आई मामूली कमी थोड़ी राहत देने वाली जरूर है। मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना गाइडलाइंस का पालन और कोरोना टीका के बलबूते हम इस संकट से फिर उबर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बात करते हैं रिलायंस की, जिसने अपना वादा निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड वाले कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया है। ये तस्वीरें जामनगर के उसी अस्पताल के शुभारंभ की हैं, जिसमें आरआईएल की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, जहां कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री इलाज होगा। शुभारंभ का कार्यक्रम ऑनलाइन हुआ, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। बता दें, बीते बुधवार को मुख्यमंत्री ने आरआईएल के चेयरमैन मुकेश अंबानी से बात की थी और कोरोना संकट से निपटने के लिए जामनगर में 1000 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था करने की बात कही थी, जिसमें से ये 400 बेड वाले अस्पताल की शुरुआत हो गई है। बाकी के 600 बेड वाले अस्पताल की व्यवस्था भी जल्द से जल्द किए जाने की उम्मीद है। और चलिए अब देखते हैं कि आरआईएल की तरफ से जामनगर में तैयार किया गया अस्पताल आखिर कहां है और कैसी है वहां की व्यवस्था। कोरोना की विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज सीएम विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है। इस अभियान की जानकारी दूर सुदूर गांव तक भी पहुंचे, इसके लिए ओडिशा में डोर टू डोर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। टीके की देने जानकारी घर घर पहुंच रही आशा और आंगनवाड़ी।
ये तस्वीरें ओडिशा के रायगढ़ की हैं, जहां गांव के हर घर पहुंचकर ये आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐसे ही अलख जगा रही हैं। अलख कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की। लोगों को टीका लेने के लिए बोल रही हूँ। लोगों को कोरोना ना होने के बारे में सचेतन करती हूँ। लोगों को साबुन में हाथ धोने के बारे में बता रही हूँ। 2 मीटर दूरियां बनाने के लिए बोल रही हूँ। अभी जो कोरोना महामारी चल रहा है, अभी हम लोग आशा दीदी के साथ काम कर रहे हैं। सब लोगों को वैक्सीन देने के लिए हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में सभी राज्य सरकारें अपने यहाँ टीकाकरण को रफ्तार देने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ओडिशा में जनमानस तक समय पर टीकाकरण की जानकारी पहुंचे, इसके लिए आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लगाया गया है, जो गांव-गांव और दरवाजे-दरवाजे जाकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर रही हैं। कोई वैक्सीन लेना है तो जिसका पीरियड होए तो उसी पीरियड में आप शामिल हो जाइए और वैक्सीन लीजिए। ये भी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। टीका के लिए भी हम समझाते हैं घर का सब परिवार को, बाहर जाएं, सब लोग टीका लें, सब लोग सेफ्टी रहने के लिए हम बोलते हैं। ओडिशा सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 14 दिन का लॉकडाउन लागू किया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। लेकिन मुक्ति तो वैक्सीनेशन के बाद ही मिलेगी। ऐसे में इन कोरोना वॉरियर्स की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। ये अपने अपने इलाके में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को लेकर चल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की। करौली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हिंडौन के तहसील कार्यालय में 5000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को ट्रैप किया। पटवारी ने रिश्वत भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी। एसीबी के उपाधीक्षक पुलिस अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली गांव निवासी परिवादी इंद्रेश कुमार जाटव ने खरीदी हुई जमीन का नामांतरण खोलने के लिए पटवारी से मिला और रिश्वत मांगी। चालू रखता हूँ। और क्या वेंटिलेटर चला? कितने लोगों को वेंटिलेटर पर अपने लिया है? वेंटिलेटर का क्या नाम है, ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर एस सोलंकी को भरतपुर भेजा हुआ है। और वेंटिलेटर की तो कंसेंट मरीज देता है, इंडिकेशन डॉक्टर लिखता है, तब लगाया जाता है। अभी तक लिया है किसी वेंटिलेटर पर? अभी किसी ने कंसेंट नहीं दी, किसी को। और खबर भीलवाड़ा से, जहां भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों को लाठियों से जमकर पीटा। आक्रोशित बदमाशों ने पेट्रोल भरने की मशीन पर भी लाठियां बरसाईं, क्षतिग्रस्त किया। बदमाशों ने कर्मियों से रुपए भी छीनने की कोशिश की और पेट्रोल पंप पर आग लगाने की धमकी दी। वहीं बदमाशों की ये वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मामला दर्ज हो चुका है। मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक आए। उन्होंने पेट्रोल भराने के लिए बोला। हमने लॉकडाउन का हवाला देकर पेट्रोल भरने से मना कर दिया, तो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे और लाठियों से पीटने लगे अचानक ही। और फिर बाद में उन्होंने हमारी मशीन को लाठियों से फोड़ा और पेट्रोल पंप को जलाने की कोशिश भी की उन्होंने। और इसकी रिपोर्ट हमने मंगरोप थाने में कर दी है। बात सूदखोरी के दंश की। इससे परेशान होकर एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की। गंभीर हालत में परिवार वाले उसको बीडी के अस्पताल लाए, जहां वो भर्ती है। युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें अपने ही ताऊ के लड़के पर सूदखोरी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस जांच कर रही है। अपने ताऊ जी का लड़का विजेंद्र को 21 लाख रुपया लिया ब्याज को, फाइनेंस को धन्नो करने के लिए, और 36 लाख रुपया वापस दे चुकी हो। बाद भी वो आकन उन्होंने परेशान कर रहे हैं। चेक भी ले लिया, आकन बुला के वह चेक भी लगा दिया वो, और रोज रोज परेशान कर रहा है। 2-3 बार तो इनके साथ मारपीट भी कर ली। और घरे कितने गांव में ही कौन रहने दूंगा मैं। जालोर के कारलू गांव में पैंथर का तांडव दिखा। पैंथर ने एक रेंजर और ग्रामीण को हमले में गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। जोधपुर से टीम के आने के बाद पैंथर को पकड़ने की कोशिशें चल रही हैं। गांव में इस वक्त दहशत है। पुलिस और वन विभाग की टीम के साथ गांव वाले भी मोर्चा संभाले। हालांकि
ड्रोन के जरिए भी पैंथर की खोजबीन की जा रही है। पिताजी गए थे बाजरी के अंदर कुछ काम से, तो अचानक उसने हमला कर दिया पिताजी पे। तो हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भाग के गए मैं और भाई। तो जब देखा तो पिताजी बेहोश थे, बहुत खून बह रहा था। पैंथर भी था, क्या था वो बरोबर मेरे को दिखने में नहीं आया, लेकिन खड़ा था साइड में। जैसे ही आवाज़ लगा के मेरी कोशिश की पिताजी को बचाने की, तो मैं जैसे वैसे करके पिताजी को बाहर लेके आया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा रेफर किया भिनमल के लिए, भूपेंद्र हॉस्पिटल एडमिट किया था। तब साहब को फ़ोन किया, ऐसा वैसा प्रशासन को बुलाया, मौके पे प्रशासन पहुँचा। उन्होंने देखा, रेंजर साहब थे तेजाराम जी, और आसपास घूम के देखा था। उन्होंने पगमार्क चेक कर रहे थे तो लेपर्ड ही था, उसने लेपर्ड ने हमारे रेंजर पे भी हमला कर दिया। थोड़े से घायल वो भी हो गए थे, तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हमारी टीम ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। एक साइड में हमने पिंजरा इंस्टॉल कर दिया था और प्रिकॉशंस रखते हुए हमने जोधपुर से ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी टीम मंगा ली थी कि अगर रेस्क्यू पिंजरे से नहीं हो पाता है तो सुबह हम उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करेंगे। परंतु जैसा हमें कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है, ये बात साबित कर दिखाई उदयपुर के सुनील ने। आ गया जुगाड़ वाला कूलर। सुनील ने किया कमाल, डब्बे से बना डाला कूलर। अक्सर हम कई चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उनसे कैसे काम की चीज बन सकती है, ये उदयपुर के सुनील से सीखना चाहिए। उदयपुर के मावली के पास पलाना गांव के सुनील ने जुगाड़ का कूलर तैयार किया है। ये कूलर सिर्फ 600 रुपए में तैयार हुआ है। सुनील ने खाली टीन का डब्बा लेकर उसे हूबहू कूलर के पैटर्न में कटिंग कर डाली। उसके बाद बाजार से एक पंखा, मोटर और घास व्यवस्था कर कूलर तैयार कर लिया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ न कुछ घर पे सोच के एक कूलर बनाया, जिसे कबाड़ से रखे, और छोटा सा जुगाड़ है ये, और कुछ न कुछ तो करते रहता हूँ घर पे। और ये कूलर बनाया मेरे स्टेबली, तो इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ वहाँ पे। गरीब परिवार में जन्मे सुनील का दिमाग जबरदस्त क्रिएटिव है, जिसका सबूत है ये जुगाड़ कूलर, जिसे 2 दिनों में तैयार कर उसने अपने पूरे परिवार को इस भीषण गर्मी से राहत देने की व्यवस्था कर दी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब देख लेते हैं टॉप 10 क्राइम।